सेल्वी जी ने हैरानी से कहा, यह सब चल क्या रहा है? निष्ठा ने उन्हें देखा और बोली, मम्मा उन्होंने दिया, बताया तो, वो भी इतने सारे। वह मुंह फाड़े निष्ठा को देखने लगी। वह लड़की खुश हो रही थी और सेल्वी जी को टेंशन हो रही थी कि वह इतने सारे गुलाबों का करेंगी क्या। गर्व ने अपने हाथों को झाड़ते हुए कमर पकड़कर कहा, आह, भाई ने तो कमर तोड़ मेहनत करवा दी। अरे यार, एक बुके देकर काम नहीं चला सकते थे? इतने सारे रोज बुके लेकर जाने की क्या ज़रूरत थी? निष्ठा ने आंखें मटकाकर उसे देखा और बोली, आपको क्या दिक्कत है? मुझे पसंद है ना? किशन जी ने उसे देखा और फिर मुस्कुराकर बोले, बिल्कुल हमारी बेटी को पसंद है और हमारे बेटे ने उसके लिए इतने सारे रोज बुके दिए हैं, तो क्या दिक्कत है भाई? किसी को गर्व ने मुंह बनवाया और बोला, यही मेहनत भाई कर रहे होते ना, तब पता लगता उन्हें। कमर तोड़ दी है मेरी। निष्ठा ने झटक कर कहा, हाँ तो मैं दबा दूंगी ना कमर आपके ऊपर चढ़कर, लेकिन अभी मुझे चेंज करना जाना है। यह बोलकर वह तुरंत कमरे में भाग गई। बानी भी अब तक बाहर आ चुकी थी। उसने जब वह हाल का नज़ारा देखा तो हैरानी से बोली, क्या बात है, किसे इतना रोमांटिक होना था भाई? गर्व ने झट से कहा, लगता है आपके भतीजे सुधरे रहा है। बानी हंसते हुए बोली, वह तो ठीक है, इन सबको रखोगे कहाँ और करोगे क्या? गम ने कंधे उचका दिए। तभी किशन जी बोले, रोज प्लांट को दूसरों प्लांटों के साथ इम्प्लांट कर देंगे। डोंट वरी, यह सब काम आ जाएंगे और थोड़े दिनों में हमारे गार्डन पर गुलाब ही गुलाब दिखेंगे। सार्थक जी ने उन्हें देखकर कहा, जो करना है करो यार, इस अध्याय को तो आने दो, मैं बताऊंगा। खुद तो ऑफिस में बैठा है, बस हमसे मेहनत करवा दी। बानी ने उसे छेड़ते हुए कहा, हम तुम तो वैसे भी बुढ़े हो गए हो, कहाँ है यह सब कर पाते हो, है ना? वैसे भी तुम अनरोमांटिक इंसान हो। रोमांस के नाम पर तुमसे एक रोज का फूल तक नहीं दिया जाता। सीखो अध्याय से कुछ। पूरे 99 रोज बुके गिफ्ट किए हैं उसने। सार्थक ने उसे घूर कर देखा। यह औरतें उसे ताना मारने का मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ती थी। किशन जी ने हंसते हुए कहा, कभी कभी तो मुझे सार्थक जी पर तरस आने लगता है कि मैंने गलत कर दिया है अपनी बहन की शादी इन जैसे सीधे साधे इंसान से करवा कर। किसी ऐसे इंसान से करवानी चाहिए थी जो इसे बराबर से सुना सके। यह बेचारे सुनकर चुप रह जाते हैं। सार्थक जी ने किशन जी को देखा और बोले, बिल्कुल सही कहा आपने भैया, मेरी शराफत का कुछ ज़्यादा ही फायदा उठाती है। अगर मेरा मूड बदला तो फिर इसे महंगा ही पड़ जाएगा। यह बोल उसने बानी को घूर कर देखा, जैसे आंखों ही आंखों में उसे वार्निंग दे रहा हो। लेकिन यहाँ सबके बीच बानी को क्या ही फर्क पड़ना था। वह जानती थी साधक सबके बीच तो उसे कुछ भी नहीं कह सकता। हाँ, वह अलग बात थी कि कमरे में जाने के बाद उसकी पनिशमेंट क्या होने वाली थी, इससे तो वह अनजान थी। लेकिन सार्थक ने सोच लिया था कि बानी को वह अच्छा सबक सिखाएगा। शाम के वक्त अध्याय घर लौटा और फिर वह अपने कमरे की तरफ चला गया। वह कमरे में आया
तो कमरे में रोज फ्रेग्रेंस फैली हुई थी। अध्याय ने दरवाज़ा लगाते हुए निष्ठा को पुकारा। निष्ठा बालकनी में थी। वह झट से अंदर आई। उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी, यहाँ तक कि उसके हाथों और कुछ चेहरे पर भी मिट्टी लगी हुई थी। अध्याय ने उसे देखते हुए कहा, यह क्या हुलिया बना कर रखा है तुमने? मिट्टी में खेल रही हो बच्चों के साथ? निष्ठा ने झट से ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, वह तो कुछ रोजेस मैंने बालकनी के प्लांट में भी इम्प्लांट किए हैं। पापा ने कहा है कि इससे दूसरे पौधों के साथ साथ हम रोजेस को भी ग्रोथ कर सकते हैं। अध्याय उसके चेहरे को देख रहा था। आज उसके चेहरे पर कुछ ज़्यादा ही रौनक नजर आ रही थी। वह मुस्कुराया और फिर बोला, अच्छा ठीक है, अब जाकर हाथ मुंह धोकर आओ पहले। निष्ठा जल्दी से बाथरूम में घुस गई। थोड़ी देर बाद वह फ्रेश होकर आई और उसने अध्याय के कपड़े निकालते हुए कहा, अब आप फ्रेश हो जाओ, मैं चाय लेकर आती हूँ। यह बोल वो जल्दी से ही किचन की ओर भाग गई। जब तक अध्याय फ्रेश होकर आया तब तक वह अपने और अध्याय के लिए चाय भी लेकर आ गई थी। दोनों आराम से बैठे और फिर चाय पीने लगे। अध्याय की नज़रें सिर्फ और सिर्फ उसके चेहरे पर थी। उसकी आंखों में फिर से वही खुशी देख कर न जाने क्यों दिल को एक सुकून महसूस हो रहा था। उसने मन ही मन अपने मन में खुद से कहा, क्या कर रहा था मैं? किसी और के लिए इसे इतना हर्ट कर दिया, लेकिन अब और नहीं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरी ज़िंदगी में सिर्फ यही है और फिर कोई भी नहीं। अध्याय अभी उसे देख रहा था। निष्ठा ने जब महसूस किया तो उसे देख कर बोली, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अध्याय ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, बस काफ़ी दिनों बाद तुम्हें इतना खुश देखा है तो आंखें तुमसे हटाने को तैयार ही नहीं। और सच कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं चाहता कि अभी आंखें तुमसे हटकर किसी और के पास जाकर रुके। निष्ठा मुस्कुरा दी। वह आज सच में काफ़ी खुश थी। तभी निष्ठा के फ़ोन पर एक मैसेज पॉपअप हुआ। उसने फ़ोन उठाकर मैसेज चेक किया। यह नेहा थी। उसने वह मैसेज को ओपन किया तो उसमें एक तरफ अध्याय की और निष्ठा की फ़ोटो थी, जिसमें अध्याय का प्रपोजल दिख रहा था। वहीं दूसरी तरफ स्वयं के प्रपोजल वाली फ़ोटो थी और ये फ़ोटो कॉलेज पोर्टल पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी। निष्ठा ने आंखें बड़ी बड़ी करके उस फोटो को देखा। तभी नेहा का मैसेज आया, तुम्हारे बारे में काफ़ी गॉसिपिंग हो रही है, कमेंट पढ़ो तो ज़रा। निष्ठा ने तुरंत कमेंट ओपन किए और उसे पढ़ने लगी। जैसे जैसे वो कमेंट को पढ़ रही थी, हैरान होते जा रही थी। अध्याय ने उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखे तो उसके हाथ से फ़ोन लेते हुए कहा, ऐसा भी क्या देख रही हो जो पल पल तुम्हारे चेहरे का रंग बदल रहा है? यह बोल उसने फ़ोन की तरफ देखा। उसने वह फ़ोटो देखी और वह सारे कमेंट्स जो कि अभी वो पढ़ रही थी। जाहिर था उसमें निष्ठा को कहीं न कहीं क्रिटिसाइज भी किया जा रहा था, तो कहीं कोई उसके फेवर में था। कहीं लड़कियां स्वयं के लिए फेवर ले रही थी तो कहीं अध्याय और निष्ठा को लेकर जल भी रही थी।
अध्याय ने उस फोन को बंद करके एक ओर रखा और निष्ठा के हाथों को पकड़कर प्यार से बोला, इन सब पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यह सिर्फ 2 दिन का खेल है, बाद में सब भूल ही जाने वाले। और ऐसे भी मैंने यह इसलिए किया था कि लोगों के दिमाग में यह रह ना जाए कि तुम स्वयं के साथ रिलेशन में हो। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। और इस बात को मुझे दुनिया के सामने एक्सेप्ट करने में भी कोई भी दिक्कत नहीं है। और मैं नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हारा नाम मजाक में भी किसी दूसरे आदमी के साथ जोड़े। निष्ठा बस अध्याय को देखे जा रही थी। जब उसने उससे प्यार का इजहार किया था, तब से निष्ठा ने महसूस किया था कि उसका प्यार अब से हर पल एक पल में दिखने लगा है। वह मुस्कुराते हुए उसके सीने से लग गई। अध्याय ने भी उसे अपनी बाहों में भरते हुए उसके माथे को चूम लिया। निष्ठा धीरे से मुस्कुरा कर बोली, मुझे इन सब में कोई नहीं फर्क पड़ता। जब तक आप साथ हैं सब कुछ ठीक है। उसकी बात अध्याय के होठों पर मुस्कान ले आई थी। वहीं इधर कोई था जो जल भुनकर राख हुआ जा रहा था। वह और कोई नहीं, स्वयं था। स्वयं ने उस फोटो को देखा तो उसका तो दिमाग ही खराब हो गया था। उसने अपना फोन जमीन पर पटकते हुए एकदम गुस्से से कहा, तुम ऐसा कैसे ही कर सकती हो? मेरे प्रपोजल को तुमने रिजेक्ट कर दिया और दूसरे दिन किसी दूसरे आदमी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकती हो निष्ठा? 4 साल से हम साथ थे और आज तुम किसी और की बाहों में हो। मैं उस आदमी को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ स्वयं व्यास की। यह कहते हुए उसकी आंखों में अजीब ही तरह के भाव थे। वह जुनून था, उसे पाने की जिद थी जो उसकी आंखों में साफ दिख रही थी। स्वयं ने जब से निष्ठा को देखा था तो वह उसे कभी पसंद नहीं आई थी। निष्ठा की मासूमियत और उसका प्यारा सा चेहरा पहली बार नजर में स्वयं के मन को भा गया था। लेकिन जब निष्ठा ने उसे वहाँ मना किया तो उसने जबरदस्ती ब्लैकमेल करना शुरू किया कि अगर वह उसके साथ रिलेशन में नहीं आई तो वह सुसाइड कर लेगा और उसकी जिम्मेदारी निष्ठा की होगी। निष्ठा वैसे भी साफ दिल की और मासूम सी लड़की थी। उसे लगा कहीं स्वयं खुद को सच में ही नुकसान ना पहुंचा ले। और जब उस दिन स्वयं कॉलेज की छत पर चढ़कर निष्ठा से कह रहा था कि अगर उसने अभी हाँ नहीं की तो वह कूद जाएगा, तो निष्ठा ने डर कर तुरंत हाँ भी कह दी थी। हालांकि स्वयं के उसके मन में सिवाय डर की फीलिंग के और कोई भी फीलिंग थी ही नहीं। लेकिन ये बात स्वयं जैसा इंसान कैसे समझ सकता था, जिसने तो आज तक सब कुछ हासिल किया था, चाहे खुशी खुशी हो या फिर जैसे भी हो। और निष्ठा के साथ भी उसने वही तो किया। अगर वह आराम से ना मानी तो उसने उसे ब्लैकमेल करना भी शुरू कर दिया। और निष्ठा उस टाइम काफ़ी ज़्यादा डर भी गई थी और उस टाइम पर वह सबसे ज़्यादा अकेली थी। घर पर भी किसी से कुछ भी नहीं कह सकती थी, इसलिए उसके पास हाँ करने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। स्वयं गुस्से से घर से निकल गया। वह काफ़ी तेज गाड़ी को चला रहा था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था
कि उसके सामने से कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। वह बस हान पर हान देते हुए आगे की ओर बढ़ता ही जा रहा था। अचानक ही उसने थोड़ी देर बाद झटके से एक जगह ब्रेक लगाए और गाड़ी से बाहर की ओर निकल गया। उसने सामने देखा, एक बार था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों से लिखा था द नाइट। वो चेहरे पर गंभीरता लिए अंदर की ओर बढ़ गया और काउंटर पर जाकर अपने लिए कुछ ऑर्डर कर लिया और लगातार एक के बाद एक गटकने लगा। हालांकि अभी सिर्फ रात के 10 ही बजे थे, लेकिन उसे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वहीं इधर घर पर सार्थक अपने कमरे में था। वानी बड़े आराम से कमरे में आई। उसे तो ये तक याद नहीं था कि उसने नीचे सार्थक को चिढ़ाया भी था और उसकी पनिशमेंट तो अभी बाकी भी थी। और जैसे ही वानी ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया, वैसे ही सार्थक ने झट से उसे कमर से पकड़कर उठा लिया और ले जाकर बेड पर पटक दिया। वानी की एक चीख निकल आई। सार्थक ने उसके ऊपर झुकते हुए झट से उसके मुंह पर हाथ रखा और बोला, क्या कर रही हो? वानी ने उसका हाथ हटाते हुए उसे घूर कर देखा और फिर उसे देखते हुए बोली, ये तो तुम मुझे से पूछना चाहिए ना। सार्थक ने एक तीखी स्माइल के साथ कहा, तुम्हारी पनिशमेंट? किस बात की पनिशमेंट? वानी ने हैरानी से पूछा और उठने की कोशिश की, लेकिन सार्थक ने उसे कंधों से पकड़कर वापस बेड पर गिराते हुए कहा, अच्छा, अब भोली बन रही हो? नीचे क्या था? वो तुम्हें मैं कुछ ज़्यादा ही अनरोमांटिक नहीं लगता? लेकिन जब मैं रोमांस करने पर आता हूँ तब तो तुम दूर ही भागती हो, करीब तो आने ही नहीं देती खुद, और नीचे शिकायत करते हुए घूमती हो। अचानक ही वानी ने जल्दी से कहा, वह तो मजाक था ना, वह कोई सच में थोड़ी मैंने कुछ ऐसा कहा था। मैंने तो बस मजाक किया था, मजाक। आप ना सीरियस क्यों ले रहे हो? सार्थक, देखिए, ये गलत बात होती। मैंने सच में मजाक में कहा था। वह अभी आगे कुछ और भी बोल पाती, इससे पहले ही सार्थक ने अपने होंठ उसके होंठों पर टिका दिए। वानी के आगे के शब्द उसके गले में ही अटक कर रह गए। वह कुछ पल तो हैरानी से समझ ही नहीं पाई कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन जब उसे समझ में आया तो उसने खुद से सार्थक को अलग करने की कोशिश की, लेकिन सार्थक आज जिद पर ही अड़ा था। वह वानी को इतने सस्ते में बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला था। और गलती तो वानी की ही थी। उसने जानबूझकर सार्थक को प्रोवोक जो किया था। सार्थक ने वानी के दोनों हाथों की कलाइयों को थाम उसके सिर के ऊपर बेड पर दबा दिया। अब वानी हिल भी नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद सार्थक उससे अलग हुआ तो वानी गहरी सांस लेते हुए उसे घूर कर देखते हुए बोली, छोड़ो, मुझे जाने दो। कर क्या रही हो आप? आज के लिए छोटी बहन लाने की प्रिपेयरिंग कर रहा हूँ। सार्थक ने हल्के से हंसते हुए उसे चिढ़ाया। वानी मुंह खोल उसे हैरानी से देखने लगी। ये आदमी हद से ज़्यादा बेशर्म था। लोगों के सामने वह कितना सीधा था, लेकिन वानी के सामने उसकी सारी की सारी शराफत ही गायब हो जाती थी। जब वह अपनी पर आता था तो वानी की एक भी नहीं सुनता था।
और इस वक्त भी वह बानी पर हावी था। बानी उसे रोकती या कुछ कहती, उससे पहले ही सार्थक के होंठ उसकी गर्दन और गले पर चढ़ने लगे थे। बीते वक्त के साथ साथ बानी भी उसकी हरकतों से बहकने लगी थी। वह कितना भी कोशिश कर लेती, सार्थक से खुद को बचा पाना उसके बस की बात नहीं थी और धीरे धीरे दोनों अपनी प्यार भरी दुनिया में खो गए। इधर ही ने घर आने के बाद भी मिहिर से बिल्कुल भी बात नहीं की थी। मिहिर उससे कुछ कहता या फिर उससे पूछता तो वह उसका उल्टा ही जवाब दे देती या फिर गुस्से से घूर कर ही निकल जाती। मिहिर बेचारा परेशान हो चुका था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा भी क्या कर दिया था। अब उसे यह कौन समझाता कि हीर को जलन हो रही थी। वह जानना चाहती थी कि मिहिर ने किसे आई लव यू कहा, लेकिन सामने से पूछ भी तो नहीं सकती थी। उस पर उसे बार बार यह भी लगता था कि वह तो मिहिर से प्यार करती है, लेकिन क्या मिहिर के दिल में भी उसके लिए वही फीलिंग्स है जो उसके दिल में है। वह अपनी उलझन में उलझ कर रह गई थी। वह मिहिर कुछ और ही सोच कर बैठा था। उसके मन में न जाने कहाँ से यह ख्याल आया था कि उसे वह सारी बातें हैं हीर के मुंह से खुद के सामने सुननी है जो हीर ने खुशी से कही थी। वह चाहता था कि वह सामने से आकर उसे अपनी फीलिंग को कन्विंस करे, इसलिए तो उसने यह सारा ड्रामा किया था। लेकिन अब उसे यह भारी पड़ रहा था। लेकिन अभी भी वह फोन पर किससे बात कर रहा था, यह सवाल बना हुआ था। सबसे ज़्यादा इस टाइम पर कोई खुश था तो वह थी निष्ठा। उसके और अध्याय के बीच वापस सब कुछ नॉर्मल हो चला था और उसे यही तो चाहिए था। उसे काफ़ी सुकून मिल रहा था। मिलता भी क्यों ना, इतने दिन जो प्रकृति ने उसकी ज़िंदगी में कलेश करके रखा था वह शांत जो हो गया था और उसे खुश देखकर तो घर में सब कोई खुश थे। लेकिन अध्याय और राम के बारे में सोच रहा था। निष्ठा ने जब उसे इस तरह सोच में बैठे हुए देखा तो उसके पास जाकर उसे कंधे से पकड़कर हिलाते हुए बोली, आप क्या सोच रहे हो? मैं कब से आपसे बातें कर रही हूँ। अध्याय मानो अपने होश में आया। उसने तो उसकी एक भी बातें नहीं सुनी थी। निष्ठा ने उसे इस तरह परेशान देखा तो बोली, सब कुछ ठीक है ना? परेशान लग रहे हो आप। अध्याय ने गहरी सांस भरी और बोला, कुछ नहीं, तुम्हारे भाई को मनाना है, बस वही सोच रहा था। निष्ठा सवाली नज़रों से उसे देखने लगी तो अध्याय बोला, राम की बात कर रहा हूँ। हमारे बीच जब इतना सब कुछ चल रहा था तो राम को कहीं से पता लग गया कि मैं प्रकृति से मिलता हूँ। इस बात से वह काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुआ था। यहाँ तक कि उसने मुझे यह भी धमकी दे दी थी कि वह तुम्हारा और मेरा डिवोर्स करवा देगा। यह सुनकर तो निष्ठा हैरानी से आंखें फाड़े उसे ही देखने लगी। उसे तो इस बारे में कुछ भी कोई अंदाज़ा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हुआ है। वह हैरानी से बोली, पर ऐसे कैसे? अध्याय मुस्कुराकर बोला, तुम उसे भैया कहती हो ना, और वह जो रिश्ता बनाता है उसे दिल से निभाता है, भले ही वह खून के रिश्ते हों या फिर मुंह बोले।
तुम्हारे लिए उसने अपनी दोस्ती तक को दांव पर लगा दिया था, तो अब मुझे उसे भी तो मनाना होगा। जब सब कुछ ठीक हो ही रहा है तो निष्ठा ने उसकी बात सुनी तो इस बारे में वह सोचने लगी। राम सच में उससे काफ़ी लगाव रखता था और ये निष्ठा भी जानती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके लिए वह अपने दोस्त के खिलाफ भी चला जाएगा। उसने जब यह सुना तो उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी भी हुई कि कोई और भी था जो उसे इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता था। और यह सुनकर वह सच में काफ़ी ज़्यादा खुश भी थी। लेकिन अब प्रॉब्लम थी कि राम को मनाया कैसे जाए।